हम लोग इस वीडियो में सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के प्रैक्टिस सेट संख्या 2 को देखेंगे। आपको इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जो कि इतिहास, भूगोल और नागरिक तीनों सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग बहुत ही सोच समझ करके सारे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा और साथ साथ हम आपको सारे क्वेश्चन का आंसर भी बताते चलेंगे, जिससे कि आपको एक एक क्वेश्चन याद हो जाए और परीक्षा में आपसे एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन न छूटे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बारी बारी से एक एक क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किसने किया था। ठीक है, 1905 ईस्वी में जो बंगाल का विभाजन हुआ वह किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन ए है लीटन ने, बी ऑप्शन है रिपन ने, सी ऑप्शन है कर्जन ने और डी ऑप्शन है इरविन ने। तो बताइए पहला का सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो पहला का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन कर्जन के द्वारा किया गया था। तो पहला का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला। ठीक है, 10 घंटे का जो आंदोलन चला वह कहाँ पर हुआ था। इंग्लैंड में, कि बी ऑप्शन है जर्मनी में, कि सी है भारत में और डी है जापान में। तो दूसरा का सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो दूसरा का ए नंबर ऑप्शन सही होगा कि 10 घंटे का आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। तो दूसरा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन है सीधी लकीरों का अतीला। ठीक है, सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया। सीधी लकीरों का अतीला, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए है रेमंड अनविन का, बी है एबेनेजर हॉवर्ड का, सी है वैरॉन हॉसमैन का और डी है विलियम हॉर्नबी का। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा कि सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया। तो 3 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, वैरॉन हॉसमैन का। ठीक है, तीसरा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन है पश्मीना ऊन किस जानवर के रोएं से बनता है। देखिए जो ऊन होता है, जिसका स्वेटर बनता है, वह बहुत से प्रकार के होते हैं, उसकी बहुत अलग अलग वैरायटी होती है, जिसमें एक वैरायटी होता है उसका नाम है पश्मीना। तो वह पूछ रहा है कि वह कौन से जानवर के रोएं से बनाया जाता है। तो ऐसे तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जो ऊन बनता है वह भेड़ के रोएं से बनता है। ठीक है, इसलिए 4 का भी ए नंबर ही ऑप्शन सही होगा कि जो पश्मीना ऊन है वह भेड़ के रोएं से बनाया जाता है। तो 4 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है कि कांडला पतन किस राज्य में बनाया गया है। ठीक है, कांडला पतन किस राज्य में बनाया गया है। ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, बी है महाराष्ट्र, सी है गुजरात और डी है गोवा। तो 5वां का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कि कांडला पतन किस राज्य में है। तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, कांडला पतन गुजरात में बनाया गया है। तो 5 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन है बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है। बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है, मतलब बिहार में सिर्फ और सिर्फ एक ही रेलवे मुख्यालय है। तो पूछ रहा है कि वह रेलवे मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, पटना में, कि हाजीपुर में, कि सोनपुर में, कि समस्तीपुर में। तो 6ठा का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। तो 6ठा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब 7वां नंबर क्वेश्चन है भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ। यह जो क्वेश्चन है अब बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जा चुका है कि भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ। ऑप्शन ए है 1975, बी है 1980, सी है 1985 और डी है 1990। तो 7वां का सही आंसर कौन सा हो जाएगा कि भारत में दल बदल कानून जो हुआ वह कौन से वर्ष से लागू हुआ। तो 7 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा, 1985 ईस्वी से। भारत में दल बदल कानून 1985 ईस्वी से लागू हुआ। चलिए अब 8वां नंबर क्वेश्चन है विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। चीन है, कि अमेरिका है, कि भारत है, कि फ्रांस है। तो 8वां का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो हमारा भारत है वह विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। आप लोग जो नेता कभी कदाल भाषण देते होंगे तो उसमें सुनते होंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है, इसलिए 8 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए अब 9वां नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा यानी कि जो रुपया पैसा होता है, तो मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया था? आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन ए है मार्शल के द्वारा, कि रॉबर्टसन के द्वारा, कि सी ऑप्शन है हार्टले विदर्स ने, कि डी है सेलिगमैन ने। तो बताइए 9वां का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 9 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। यह ऑप्शन हार्टले विदर्स के द्वारा दिया गया था। चलिए अब 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कितने ईस्वी में हुई? 1952 ईस्वी में, कि 1962 ईस्वी में, कि 1972 में, कि 1982 ईस्वी में? तो 10 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा 10 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 1982 ईस्वी में हुआ था। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? ठीक है, गार्डन सिटी है उसकी अवधारणा किसके द्वारा विकसित किया गया? एबनेजर हावर्ड के द्वारा, कि विलियम के द्वारा, कि नेपोलियन तृतीय के द्वारा, कि हॉसमैन के द्वारा? तो 11 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो 11 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा, एबनेजर हावर्ड के द्वारा। गार्डन सिटी का जो अवधारणा था वह एबनेजर हावर्ड के द्वारा विकसित किया गया था। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? ऑप्शन ए है अमेरिका, बी है जर्मनी, सी है जापान और डी है इंग्लैंड। तो 12 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 12 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा कि गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। तो 12 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है एओ ह्यूम, बी है WC बनर्जी, सी है बदरुद्दीन तैयब जी और डी है एनी बेसेंट। तो 13 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो देखिए आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने? तो इसका आंसर हो जाएगा WC बनर्जी। 13 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब 14 नंबर क्वेश्चन है कि दास कैपिटल की रचना किसने की? ठीक है, दास कैपिटल की रचना किसने की? आप लोग को हम बता दें कि सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। जो 13 नंबर और 14 नंबर क्वेश्चन हम बता रहे हैं इसी प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि यह दोनों क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस दोनों क्वेश्चन को ध्यान से याद रखिएगा, 13 नंबर और 14 नंबर। और एक पहले भी हम आपको बता चुके थे कि यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो जितने सारे भी हम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताते हैं उसका बहुत अधिक संभावना है कि यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए आप उसे ध्यान में रखिएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, दास कैपिटल की रचना किसने की? और आपको हम बता दें कि जितने सारे भी क्वेश्चन हैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा एप्लीकेशन का, उस ऐप पर जाइएगा, आपको वहां पर सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का नोट्स आपको मिल जाएगा 10th से लेकर के 12th तक का। तो जो 10th के स्टूडेंट हैं और जो 12th के स्टूडेंट हैं दोनों डिस्क्रिप्शन में से उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, आपको बिल्कुल पूरी तरह से एकदम साफ सुथरा आपको नोट्स मिल जाएगा, जिससे आप बिल्कुल ही अच्छी तरह से मैट्रिक और इंटर की तैयारी कर सकते हैं। तो आप लोग उस ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा। उस ऐप पर आपको 10th और 12th का नोट्स तो मिलेगा ही, इसके अलावा आपको वहां पर ऑनलाइन टेस्ट, इसके अलावा मॉडल पेपर की भी सुविधा उपलब्ध है। और इसके अलावा अगर बिहार बोर्ड से संबंधित किसी प्रकार का कोई भी न्यूज आता है, कोई भी अपडेट आता है, जैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करना, परीक्षा की तिथि देखना या फिर किसी प्रकार का कोई भी अपडेट आता है, आपको उस ऐप पर सबसे पहले मिल जाएगा। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन फिलहाल आप यह वीडियो देखिए। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि दास कैपिटल की रचना किसने की? ठीक है, दास कैपिटल की रचना किसने की? ऑप्शन ए है एंजल्स, बी है दोस्तोवस्की, सी है टॉल्स्टॉय और डी है कार्ल मार्क्स। तो 14 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स के द्वारा हुआ था। तो 14 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है मेजनी,
बी है हिटलर, सी है बिस्मार्क और डी है विलियम फर्स्ट। तो बताइए 15 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कि रक्त एवं लौह की नीति का जो प्रतिपादन या फिर अवलंबन हुआ वह किसके द्वारा किया गया था? तो 15 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बिस्मार्क के द्वारा। हम आपको पहले चैप्टर में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इस चैप्टर में हम आपको ये चीज बताए थे कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। तो यदि आप नहीं देखे हैं हिस्ट्री का पहला चैप्टर तो जाकर के देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? यह वाला क्वेश्चन भी हम आपको बता चुके हैं कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। सिपाही था कि किसान था कि जमींदार था कि नाविक था? तो 16 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो हम आपको बताए थे कि जो गैरीबाल्डी है वह पेशे से एक नाविक था। तो 16 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? ठीक है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? ठीक है, 1861 में, 1862 में कि 1863 में कि 1864 में? तो 17 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा 1861 में कृषक दास प्रथा का अंत हो गया था रूस में। तो 17 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 17 का ए नंबर ऑप्शन। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसके द्वारा लिखा गया? ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन ए है हो ही मिन, बी है फान बोई चाओ, सी है कुआंग और डी है रिथु। तो बताइए 18 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 का बी ऑप्शन सही होगा, फान बोई चाओ के द्वारा द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम की रचना हुई थी। तो 18 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन ए है 1929 ईस्वी लाहौर में, कि बी है 1931 ईस्वी कराची में, सी है 1933 ईस्वी कोलकाता में, कि डी है 1937 ईस्वी बेलगांव में? तो 19 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो 19 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पूर्ण स्वराज की मांग का जो प्रस्ताव था वह कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था, इसलिए 19 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यह वाला क्वेश्चन भी बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है कि पूर्ण स्वराज की मांग 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन है, AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? ठीक है, AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? आप लोग ध्यान रखिएगा AITUC का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऑप्शन ए है मोतीलाल नेहरू, बी है लाला लाजपत राय, सी है महात्मा गांधी और डी है चित्तरंजन दास। तो बताइए 20 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 20 का जो सही ऑप्शन होगा वह बी नंबर होगा कि AITUC का प्रथम जो अध्यक्ष है वह लाला लाजपत राय को बनाया गया था। 20 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 21 नंबर ऑप्शन है जो कि बहुत आसान क्वेश्चन है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? आसान तो है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बलुई मृदा कि रेगुर मृदा कि साल मृदा कि पर्वतीय मृदा? तो 21 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा हम आपको बताए हैं भी ज्योग्राफी वाले चैप्टर में मृदा संसाधन में कि जो काली मृदा का दूसरा नाम है वह रेगुर मृदा है। 21 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? यानी कि कौन से राज्य में सबसे अधिक मात्रा में वन पाया जाता है? ऑप्शन ए है केरल, बी है कर्नाटक, सी है मध्य प्रदेश और डी है उत्तर प्रदेश। तो 22 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा कि कौन से राज्य में भारत में सबसे अधिक वन का विस्तार है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का सी ऑप्शन सही होगा, मध्य प्रदेश में। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक वन का विस्तार है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? ठीक है, वह कौन सा राज्य है जहां पर खनिज तेल का विशाल भंडार है? ऑप्शन ए है असम, बी है राजस्थान, सी है बिहार और डी है तमिलनाडु। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा असम में खनिज तेल का विशाल भंडार है। ठीक है, 23 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि असम में खनिज तेल का विशाल भंडार है।
चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है। ठीक है, इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है। देखिए उपभोक्ता उद्योग कहने का मतलब आप लोग ध्यान रखिएगा इस प्रकार से, कहने का मतलब आप इस प्रकार से समझिए कि अगर उद्योग में कोई सामान का निर्माण हो रहा है, उसका सीधा सीधा उपयोग उपभोक्ता करे। और उपभोक्ता में कौन कौन से लोग आते हैं, हम और आप आते हैं, मतलब कि जो आम आदमी होता है वह उपभोक्ता में आते हैं, जो कि सीधे सीधे उसका उपयोग करता है। तो आप लोग बताइए उपभोक्ता उद्योग कौन है जिसका सीधे सीधे उपयोग आप कर सकते हैं। जो पेट्रो रसायन है उसका तो उपयोग आप लोग नहीं कर सकते हैं, लौह अयस्क है उसका भी उपयोग आप लोग नहीं कर सकते हैं, चितरंजन लोकोमोटिव है जिसको शायद अलकतरा बोला जाता है, उसका भी उपयोग आप लोग सीधे सीधे नहीं कर सकते हैं। देखिए चीनी उद्योग है तो चीनी का उपयोग तो आप लोग सीधे सीधे करते हैं, इसलिए जो चीनी उद्योग है वह उपभोक्ता उद्योग के अंतर्गत आता है। इसलिए 24 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन ए है 4, बी ऑप्शन है 6, सी है 2 और डी है 5। तो 25 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा 25 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को 4 भागों में बांटा गया है, तो 25 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है। ठीक है, कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है, मतलब बिहार का ही जिला है, इतना ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समझ लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जिले में कुशेश्वर स्थान स्थित है, वैशाली में कि दरभंगा में कि बेगूसराय में कि भागलपुर में। तो 26 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कुशेश्वर स्थान दरभंगा में स्थित है। अगर दरभंगा का कोई स्टूडेंट या वीडियो देख रहा होगा तो उससे शायद जानकारी होगा कि कुशेश्वर स्थान दरभंगा में ही स्थित है। चलिए 27वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। बहुत आसान क्वेश्चन है, शायद बहुत सारे स्टूडेंट संजय गांधी जैविक उद्यान में गए भी होंगे। हम आपको बता देते हैं कि संजय गांधी जैविक उद्यान, जिसे आप लोग बोलचाल की भाषा में पटना का चिड़ियाघर बोलते हैं। ठीक है, तो बताइए संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ स्थित है। तो सिंपल है कि वह पटना में स्थित होगा, इसलिए 27 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए चिड़ियाघर तो बहुत सारे स्टूडेंट गए हैं, लेकिन किन्हीं को यह पता नहीं होगा कि उसका चिड़ियाघर का नाम क्या है। तो आज से आप लोग ध्यान रखिएगा कि उस चिड़ियाघर का नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान। चलिए अब 28वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितना था। 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या, यानी कि आज से 19 वर्ष पहले बिहार की कुल जनसंख्या कितना था। 8 करोड़ से कम कि 9 करोड़ से अधिक कि 8 करोड़ से अधिक कि इनमें से कोई नहीं। तो 28 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 8 करोड़ से अधिक। बिहार में 2001 में कुल जनसंख्या 8 करोड़ से अधिक था। अगर अभी की यानी कि 2020 की बात करें तो बिहार का जो कुल जनसंख्या है वह 12 करोड़ से भी अधिक हो चुका है। चलिए अब 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऊंचावच प्रदर्शन के लिए हैस्मूर विधि का विकास किसने किया था। ठीक है, ऊंचावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि, ठीक है, हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था। ऑप्शन ए है गुटेनबर्ग, बी है लेहमान, सी है गीगर और डी है रीटर। तो बताइए 29 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ऊंचावच प्रदर्शन के लिए जो हैस्यूर विधि था उसका विकास लेहमान के द्वारा किया गया था। तो 29 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, लेहमान के द्वारा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 30। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में कौन सा उद्योग प्रयोग करता है। तो यह वाला क्वेश्चन हम आपको भूगोल के पहले चैप्टर के खंड घ यानी कि खनिज संसाधन में बता चुके हैं कि जो चूना पत्थर जो कच्चा माल है उसका उपयोग सीमेंट उद्योग में होता है। ठीक है, सीमेंट बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर का उपयोग होता है। तो हम आपको खनिज संसाधन में ऑलरेडी बता चुके हैं और विस्तार से वहां पर हम आपको बताए हैं। तो चलिए इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में करता है। तो इसका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सीमेंट उद्योग। 31 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है। ठीक है, कौन से संस्था में भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ऑप्शन ए है लोकसभा में कि बी है विधानसभा में कि सी है मंत्रिमंडल में और डी है पंचायती राज व्यवस्था में। तो बताइए 31 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो
तो आप लोग ध्यान रखिएगा, भारत में औरतों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है वह पंचायती राज व्यवस्था में है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था के अलावा कहीं पर भी औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। मतलब कि लोकसभा में, विधानसभा में और मंत्रिमंडल में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पंचायती राज व्यवस्था में ही औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितना है? भारत में लोकसभा में निर्वाचन के लिए कुल सीटों की संख्या कितना है? ऑप्शन है 542, 543, 544 और 545। तो 32 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 32 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 543। भारत में जो लोकसभा की कुल सीट है वह 543 है। अब 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? भारतीय किसान यूनियन के नेता निम्नलिखित में से कौन थे? बहुत अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है मोरारजी देसाई, बी है जयप्रकाश नारायण, सी है महेंद्र सिंह टिकैत और डी है चौधरी चरण सिंह। तो बताइए 33 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कि कौन थे जो भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो 33 का आप लोग ध्यान रखिएगा, सी नंबर ऑप्शन महेंद्र सिंह टिकैत। ठीक है, 33 का सी नंबर ऑप्शन। चलिए अब 34 नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ठीक है, मतलब सबसे पहला राजनीतिक दल कौन से देश में बनाया गया? ब्रिटेन में, कि भारत में, कि फ्रांस में, कि यूएसए में? तो बताइए 34 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन, जिसको आप लोग इंग्लैंड भी बोलते हैं, तो ब्रिटेन में ही राजनीतिक दलों की सर्वप्रथम नींव बनाई गई थी, यानी कि सबसे पहला राजनीतिक दल जो था वह ब्रिटेन में बनाया गया था। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है कि किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? ऑप्शन ए है लोकतांत्रिक, बी है राजशाही, सी है गैर लोकतांत्रिक और डी है तानाशाही। तो 35 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 35 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा कि गैर लोकतांत्रिक फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है, इसलिए 35 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? यह वाला क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और आगे वाले एग्जाम के लिए भी बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का जो नियुक्ति होता है वह न तो प्रधानमंत्री, न तो कोई सांसद और न ही उपराष्ट्रपति, बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मतलब खुद राष्ट्रपति ही सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को चुनते हैं और उसको मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त करते हैं। तो 36 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? ऑप्शन ए है बिहार, बी है आंध्र प्रदेश, सी है जम्मू कश्मीर और डी है गुजरात। तो 37 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर को ही विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है इन 4 ऑप्शन में से। ठीक है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए बहुत सालों से मुहिम चल रही है, लेकिन सफलता अभी तक नहीं मिला है। फिलहाल इस 4 ऑप्शन में से जम्मू कश्मीर को मिल चुका है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? सूचना का जो अधिकार होता है, तो सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? राजस्थान से, कि दिल्ली से, कि तमिलनाडु से, कि बिहार से? 38 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 38 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि सूचना के अधिकार की आंदोलन का शुरुआत राजस्थान से हुई थी। 38 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 39 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार के कौन से जिले का प्रति व्यक्ति आय अधिक है, यानी कि सर्वाधिक है, सबसे अधिक है? पटना का, गया का, शिवहर का, कि नालंदा का? 39 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, बिहार की राजधानी पटना का ही जो प्रति व्यक्ति आय है वह सर्वाधिक है। 39 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 40 और सबसे लास्ट क्वेश्चन है आपके इस प्रैक्टिस सेट का कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? ठीक है, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। तो 40 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, वैश्वीकरण के 4 प्रमुख अंग होते हैं।
ठीक है, 40 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। तो चलिए, यही कुल 40 क्वेश्चन आपको इस प्रैक्टिस सेट में देखना था, जो कि बहुत अधिक इंपॉर्टेंट था। आपको इस प्रैक्टिस सेट में बताए गए एक एक क्वेश्चन बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सारे क्वेश्चन को ध्यान से याद कर लीजिएगा, जिससे कि आपके एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन न छूटे। और एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट के सभी विषय का PDF आपको मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी करिए। आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए, यदि आप किसी चीज़ को लिखते हैं तो लिखने में टाइम खराब हो जाएगा। यदि आप मोबाइल ऐप डाउनलोड रखते हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जब भी मन का आपका करे, खोल करके देख लीजिए। जहां पर भी आप बैठे हों, सुबह शाम दोपहर किसी भी टाइम में जब आपका मन करे आप खोल के देखते रहिए, आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। इसलिए आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की तैयारी लगातार करते रहिए। आपको बिल्कुल ही सरल भाषा में सारे क्वेश्चन का आपको नोट्स वहाँ पर मिल जाएगा। तो फिलहाल आपको यह वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक भी करिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करिए, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आगे के भी जितने सारे वीडियो हम अपलोड करें सारे का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए, फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।